आज के दौर में बेहद जरूरी है। अपने पैसे को सही जगह निवेश करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसीलिए पैसे कहाँ लगाने चाहिए इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी होता है। सिर्फ निवेश करना ही नहीं बल्कि उसकी तुलना हमेशा दूसरे क्षेत्र के निवेश से करते रहनी चाहिए, क्योंकि इससे मिलने वाले मुनाफे का पता चलता है। साथ ही निवेश कितना बेहतर है इसकी भी जानकारी मिल जाती है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पर अपना फेवरेट शो योर मनी। आज के शो में निवेश की बारीकियों को समझाने और आपको अपने भविष्य की बेहतर प्लानिंग करने में आपकी मदद करेंगे वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत सिस्टिगी। आपका स्वागत है हेमंत शो पर। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको क्या है खास आज के शो में। एनपीएस के नियम बदलने से आपको क्या फायदा? क्या आप कर सकते हैं डेली इन्वेस्टमेंट? और 2 साल में फ्लैट खरीदने के लिए कैसे जमा करें पैसे? तो इन तमाम बड़े मुद्दों पर योर मनी पे आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहला मुद्दा होगा एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, और आकर्षक बनाने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इस पर करते हैं चर्चा शुरुआत। खाता धारकों को अब खास इमरजेंसी स्थितियों में पार्शियल विड्रॉल की अनुमति मिलेगी। पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस के एग्जिट और विड्रॉल नियमों में बदलाव किए हैं। पहले नियम के तहत इस तरह से पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। आइए विड्रॉल में किस तरह के बदलाव किए गए हैं इस स्कीम में और किस तरह की ढील दी गई है, आपको कितना आसान बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पर एनपीएस को। बात करते हैं हेमंत से। हेमंत, विड्रॉल को लेकर हमेशा से एक पेंच फंसा हुआ था कि आप रिटायर होने के बाद एक पर्टिकुलर अवधि में ही पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी टैक्सेबल है। इसमें किस तरह से अब बदलाव किए गए हैं? क्या मैं अपनी जमा राशि का लगभग 25% रिटायर होने के बाद निकाल सकती हूँ, और अगर निकाल सकती हूँ तो किन किन पैरामीटर्स के तहत मैं ये पैसे निकाल सकती हूँ? देखिए कविता, पहले जो एनपीएस के जो प्रोविजंस थे वहां पे आप 60 साल की उम्र के बाद ही आप पैसा निकाल सकते थे। उससे पहले अगर आप पैसा निकालते तो वहां पे एक रूल था कि आपको 80% जो है उसके ऊपर एन्युटी खरीदना पड़ेगा और 20% जो है आप लमसम करके ले सकते थे। अभी जो पीएफआरडीए ने बदलाव किए हैं इसके अंदर, वहां पे जो पार्शियल विड्रॉलर्स को थोड़ा सा सिंपल बना दिया है। मतलब आप 80% जो आपको पहले एन्युटी लेनी पड़ती थी वो नहीं लेनी पड़ेगी। कंडीशन यहां पे यह है कि आप 25% जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 25% भी आप पूरे अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते। वो सिर्फ वही अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं जो आपने कंट्रीब्यूट किया है। आपके एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया उसको आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। उसके ऊपर जो ग्रोथ हुई है उसको भी आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो क्लियरली जो मेरा कंट्रीब्यूशन है नेट, उसी पर से मैं विड्रॉ कर सकती हूँ। वो भी आप निकाल सकते हैं कुछ कारणों के लिए। हाँ। और कुछ वहां पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या कारण से निकाल सकते हैं आप? एक तो अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए या फिर शादी के लिए चाहिए तब आप निकाल सकते हैं, या अगर किसी हेल्थ रीजन के लिए तब निकाल सकते हैं, या अगर कोई घर खरीदना तब निकाल सकते हैं। और हेल्थ रीजन के लिए भी क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर हो या किडनी फेलियर हो, सेल्फ हो, स्पाउस या बच्चों या जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, उसी हालत में आप पैसा निकाल सकते हैं। दूसरी और कंडीशन यहाँ पे यह है कि 10 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप ये पैसा निकाल सकते हैं। पूरे ड्यूरेशन में आप सिर्फ 3 बार पैसा निकाल सकते हैं, 5 साल के बाद, और हर विड्रॉल जो है वो 5 साल के बाद होना चाहिए। तो आई थिंक ये फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली आपको मिली है कि आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे काफी सारी कंडीशंस हैं, उनको पूरा करने के बाद ही आप पैसा यहाँ पे निकाल सकते हैं। एन्युटी को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं, और मुझे ये समझाइए आप कि क्या मैं अपनी एन्युटी को यहाँ पर टाल सकती हूँ कुछ समय के लिए? क्या ये जो नए विड्रॉल सिस्टम अब जो बनाया गया है उसके तहत क्या ये आता है? जी बिल्कुल। आई थिंक 2 इंपॉर्टेंट बदलाव हैं। जैसे हमने एक तो विड्रॉल की बात की, एक चीज और सिर्फ बोलना चाहूंगा, उसके बाद हम एन्युटी के ऊपर जाएंगे। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मिली है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा हर दर्शक को कि आप एनपीएस में पैसा डालते हैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। आसानी का मतलब ये नहीं कि आपको जब भी जरूरत है, जैसे हालांकि कुछ पर्टिकुलर रीजन के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पूरा फोकस जो है यहाँ पे आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर होना चाहिए। विड्रॉल करने से कहीं ना कहीं आप उस पर कंप्रोमाइज करेंगे। जैसा आपने अभी एन्युटी की बात की कविता, तो यस डेफिनेटली पहले क्या था कि जैसा मैंने कहा 60 साल की उम्र में जब पैसा निकालते थे तो ये कंपल्सरी था कि आप 40% के ऊपर आप एन्युटी खरीदेंगे। अब जो है जो नए रूल्स आए हैं यहाँ पे एनपीएस के अंदर, वहां पे आप उसको 4 साल के लिए डेफर कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि 4 साल आपका पैसा वो जो और ग्रो करके उसके बाद आप एन्युटी ले, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे
अभी दी गई है। और लगभग 40% रकम पर एन्युटी खरीदी जा सकती है या खरीदना जरूरी है? जी, वो रूल तो अभी चेंज नहीं हुआ। वो पहले से ऐसा था कि 60% आप लमसम ले सकते थे, 40% के ऊपर एन्युटी कंपलसरी था। पहले ये था कि आपको इमीडिएटली लेना पड़ता था, अभी आप उसको 4 साल के लिए उसको डेफर कर सकते हैं यहाँ पे। अब मेरा सवाल ये है कि अगर 60 साल की मेरी उम्र में मैं केवल 2 लाख रुपए ही जमा कर पाई हूँ, तो क्या मैं वो पूरी राशि विड्रॉ कर सकती हूँ या उसमें से भी मेरे कंट्रीब्यूशन का 25% मैं निकाल सकती हूँ? नहीं, आई थिंक यहाँ पे भी ये कुछ 2 इंपॉर्टेंट बदलाव हुए हैं। 25% का जो क्लॉज है वो सिर्फ प्री मेच्योर विड्रॉल कह सकते हैं आप। जैसे 60 इयर्स की एज में था, उससे पहले आप विड्रॉ करते हैं तो वहां ये कंडीशन आती है। 60 इयर्स में जब आप रिटायर होते हैं, उसके बाद पैसा निकालते हैं, तो जैसा हमने पहले बात की, 40% मैंडेटरी आपके लिए एन्युटी लेना। लेकिन अगर आपका जो कॉर्पस है वो 2 लाख या 2 लाख से कम है, तो ये रूल आपको अब अप्लाई नहीं करेगा। और इनफैक्ट जो प्री मेच्योर विड्रॉल है या जो उस ड्यूरेशन में आप पैसा निकालते हैं, जैसे पहले ये था कि 80% एटलीस्ट आपको वो जो एन्युटी लेनी पड़ती थी, अब अगर आपका कॉर्पस 1 लाख से कम है और आप पैसा निकालते हैं, तब भी आपको वहां पे एन्युटी लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो आई थिंक ये 2 बदलाव हैं, डेफिनेटली उन सब्सक्राइबर, उन इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाएंगे जो जिनके जो कॉर्पस है बहुत कम है। आई थिंक एक इंपॉर्टेंट और चीज है यहाँ पे, जो पहले जो रिटायरमेंट एज जो बोली गई थी एनपीएस के अंदर, वो 60 साल बोली गई थी। अब उसमें बदलाव किया गया है। होता क्या है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में अगर 60 साल से पहले अगर आप रिटायर होते हैं, मान लीजिए 58 में होते हैं, तो 2 साल तक आप पैसा वो टच नहीं कर पाते। अब अगर आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि आप 58 में आप रिटायर होंगे, वो आप अगर इंटीमेट करें तो 58 की एज में आप पैसा निकाल पाएंगे। तो ये आई थिंक कुछ एक बदलाव जो है डेफिनेटली वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बट जैसे मैंने पहले कहा, फोकस जो है वो एनपीएस का वो है रिटायरमेंट प्लानिंग पे। जब भी आपको विड्रॉ करना तभी करें जब बहुत जरूरी हो, बार बार उससे विड्रॉ करना। रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, उसके तहत अगर आप पैसे जोड़ रहे हैं तो पैसे निकालने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सबसे पहले आपको सोचना ही नहीं चाहिए एनपीएस में जमा की हुई राशि को निकालने के बारे में। लेकिन इससे जुड़ा जो टैक्सेशन का मुद्दा था, क्या उसमें कोई बदलाव, कोई रियायत दी गई है विड्रॉल को लेकर? नहीं, आई थिंक क्योंकि 10 साल के बाद मुझे लगता नहीं उसके ऊपर कुछ टैक्स होगा। पहले जैसे मैंने कहा 80-20 का कंडीशन था, वो अभी अब यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, प्रोवाइडेड आप किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए अप्लाई करते हैं। बाकी अगर आपको निकालना है तो 80% एन्युटी का अभी भी रूल है, अगर इन कारणों के अलावा किसी और कारण से आप निकालते हैं। मुझे ये बताइए कि अब एज ए रिटायरमेंट टूल एनपीएस इन बदलावों के बाद आपको कितना आकर्षक लगता है? देखिए, इसमें 2 चीजें हुई हैं। एक तो जैसे हमने बजट में देखा था कि 50,000 आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है, तो 2 लाख का आपको बेनिफिट है एटीसी के अंदर। ये फ्लेक्सिबिलिटी होने के बाद कहीं ना कहीं जो कंफर्ट है इन्वेस्टर्स का वो बढ़ेगा। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि आपका जो पूरा कॉर्पस है वो एक एंटिटी के पास जा रहा है। हालांकि आपके पास ऑप्शन है कि आप डिफरेंट फंड मैनेजर्स को चुन सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि एनपीएस डेफिनेटली इसकी जो इंपॉर्टेंस है आपके रिटायरमेंट किटी बिल्ड करने में, वो डेफिनेटली पहले से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अभी भी जो एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, स्पेशली जो यंग इन्वेस्टर्स अगर जो अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं, अभी भी इक्विटी की इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 50% कर पाएंगे। तो आई थिंक जैसे वहां भी विचार हो रहा है अभी कि शायद उसको बढ़ा के भी 75% कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है आगे जाके तो डेफिनेटली ये और आकर्षक बनेगा, क्योंकि यंग इन्वेस्टर्स जो हैं, मुझे लगता है कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा इक्विटी में लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ अभी भी एक हैंडीकैप ये है कि 50% के ऊपर ज्यादा। आपने कहा कि मंथन हो ही रहा है इस बारे में, लेकिन आपको लगता नहीं है कि अगर कम उम्र है, अगर मंथन किया जा रहा है इस बारे में, तो कम उम्र में हम अपना एक्सपोजर इक्विटी में ज्यादा रखें और बाद में आपकी जब उम्र बढ़ेगी तब धीरे धीरे आप अपना इक्विटी में एक्सपोजर कम करके उसको डेट में बढ़ा सकते हैं। इस तरह कोई प्रावधान अगर आ जाए तो ये शायद और आकर्षक हो जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं हम सेफ्टी की तो ध्यान देते हैं। वो बात सही है, सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 25-30 साल में अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग शुरू करते हैं, आपके पास 30 साल है अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर लेना ही चाहिए। वही एक इशू है अभी भी एनपीएस के साथ। जैसा मैंने पहले कहा, 50% के ज्यादा आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अगर आगे जाके इसमें बदलाव होगा तो आई थिंक वो डेफिनेटली इसको और आकर्षक बनाएगा। सिर्फ एक ही मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फेजेस में जो हम इसमें बदलाव कर रहे हैं, अगर इस पे एक साथ मिलकर अगर विचार किया जाए तो आई थिंक ये काफी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बन सकता है। चलिए, तो विड्रॉल के मद्देनजर अगर देखा जाए तो एनपीएस को यहाँ पे और आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है। आपको फिर से बता दूं, बच्चों की उच्च शिक्षा और शादी, घर बनाने के लिए, खास बीमारियों के इलाज के लिए और साथ ही अपने पत्नी या बच्चों और आश्रित माता पिता के इलाज के लिए आप पैसे निकाल पाएंगे और स्कीम में 10 साल पूरे होने पर ही आप ये पैसे निकाल पाएंगे। तो फिलहाल एनपीएस पे इन तमाम बदलावों पर हमने की है चर्चा। एज रिटायरमेंट टूल अगर आप चाहते हो तो अपने पोर्टफोलियो में इसको रख सकते हैं, लेकिन केवल इस पे आश्रित ना हो। रिटायरमेंट के लिहाज से आपको और
और भी प्लानिंग करने की जरूरत है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे कि हर दिन निवेश करना है तो कितने फायदे की बात है और क्यों मंथली SIP करना है बेहतर विकल्प। देंगे इस सवाल का जवाब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। योर मनी में अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और हमारे पहले दर्शक उमेश सिंह बाघेल फोन लाइन पे हैं। नमस्कार उमेश जी, बताएं कहां से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। एक्चुअली मैं बॉम्बे बदलापुर से बोल रहा हूँ, थाना डिस्ट्रिक्ट से। ओके। मेरा सवाल ये था कि राइट नाउ आई एम रिसीविंग अ सैलरी ऑफ 40,000। ठीक है। एंड मुझे ये जानना था कि लाइक हाउ आई शुड मैनेज माय फंड। मुझे ये बताइए कि जी जो मैं आपके सवाल से समझ पा रही हूँ वो ये है कि आपको अपने लिए कुछ निवेश करना है, राइट है ना? तो किस लक्ष्य के मद्देनजर आप ये निवेश करना चाहते हैं? बेसिकली तो मेरा अभी जो एट प्रेजेंट जो पर्टिकुलर जो गोल है वो मेरा हाउस है। तो इट्स लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे को घर खरीदना है विद इन अनदर 2 years या 1 year के, जो कि डोंबिवली एरिया में लेना है मुझे। आई स्टे एट बदलापुर, तो मुझे आगे की तरफ आना है। ठीक है। और कितने का घर आप लेना चाहते हैं? घर अप्रोक्सीमेटली 30 तक चाहिए, मतलब 30 लाख तक। 30 लाख। क्या आपके पास कोई जमा राशि है इसके लिए? राइट नाउ तो मेरे पास सिर्फ 3 लाख है। आपके पास 3 लाख है, ठीक है जी। और मुझे ये बताइए कि उसके अलावा आपने और क्या आर्थिक गोल अपने लिए फिक्स किया है, बना के रखा है? अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक सन है जिसके लिए मेरे को फ्यूचर एजुकेशन के लिए भी मुझे उसको कुछ हाई एजुकेशन में भी डालने हैं। तो इसलिए मेरे को उस टाइम पे भी फंड्स लगेंगे। तो उसके बारे में मुझे जानना था कितना अमाउंट में हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कितने मतलब रिटर्न्स मिलेंगे। बेसिकली जो इन्वेस्ट किया वो 2,500 मैंने SIP पे इन्वेस्ट किया हुआ है। आप SIP ऑलरेडी कर रहे हैं? आप SIP कर रहे हैं 2,500 की? उमेश, आपकी आवाज मुझे आ रही है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यहाँ संपर्क करने की कोशिश करेंगे उमेश से एक बार फिर से, लेकिन हेमंत जो जानकारी उन्होंने दी है सबसे पहले घर की गोल पर ही बात हो पाई है। उमेश, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मैं आपको वाकई बताना चाहती हूँ 2 साल में आप 30 लाख का घर खरीदना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, थोड़ा समय देना होता है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने पैसे डाल दिए और तुरंत आपका जो गोल है वो सामने आ जाएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, संयम और धीरज के साथ यहाँ पर काम करना होगा। उमेश मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। उमेश, आप अपने दूसरे गोल के बारे में मुझे बता रहे थे। हाँ, मतलब कि मेरा जो सन है वो इज लाइक 5 month old। मेरे को उसका फर्दर स्टडीज के लिए भी मुझको 15 साल का समय मैं लेके चलूं? जी, 15 साल का। कितना आपको चाहिए होगा उसकी पढ़ाई के लिए? एट प्रेजेंट तो अगर वो कुछ मेडिकल करता है या फिर इंजीनियरिंग करता है एट प्रेजेंट उस टाइम के दौरान जो कॉस्ट होगा तो समवेयर अराउंड उस 15 years के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो समवेयर अराउंड 15 अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 लाख लगेंगे। और मेडिकल करता है तो 50 लाख तक लगेंगे। आपकी और निवेश करने की क्षमता कितनी है? जी, मैं एट प्रेजेंट में निवेश जो कर सकता हूँ वो अपनी मैं आधी सैलरी कर सकता हूँ। आधी सैलरी आप निवेश कर सकते हैं, यानी मैं 20,000 रुपए पकड़ के चलूँ, आप हर महीना SIP कर सकते हैं। जी ठीक है। यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। आपके 2 गोल्स, आपको 2 साल में घर खरीदना है और अपनी बेटे की पढ़ाई के लिए आपको पैसे इकट्ठा करने हैं। घर का गोल मैं रियलिस्टिक होकर बता रही हूँ उमेश, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। यहाँ पे आपको अपने समय की अवधि बढ़ानी होगी। जैसे मैं पहले भी आपको बोल रही थी, कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हम घुमाएंगे और आपको 30 लाख रुपए मिल जाएंगे और आपको घर मिल जाएगा। आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन हेमंत मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है 2 साल में घर खरीदना। बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि जो जितना ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जितना पैसा इनको चाहिए तो डेफिनेटली वो 2-3 साल में तो बना नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात आई थिंक कविता यहाँ पे ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू किया तो एक तो जितना जल्दी हो सके वो शुरू करें, अगर वो नहीं किया जब भी आपको समझ आए तो आप शुरू करें, उसके बाद फिर आप कभी भी देरी मत कीजिए। दूसरी, जब भी आप शुरुआत करें तो एक सही तरीके से उसको प्रोसेस को शुरुआत करें। उसका प्रोसेस क्या है, हम हमेशा कहते हैं कि अपने गोल्स को आप डिफाइन कीजिए, अपना समय कितना है और कितना आपके पास टारगेट है, और वो कहीं ना कहीं गोल थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए। अब इनके पास एक ऑप्शन है घर खरीदने के लिए, जैसा उन्होंने कहा 30 लाख का इनको घर खरीदना है तो ये एक होम लोन लेने की बात सोच सकते हैं। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि ये उतना कॉर्पस तो नहीं बना पाएंगे। शायद अगर ये अपना टाइम होराइजन 2-3 साल और बढ़ाएं तो मुझे लगता है इनको 6-7 या 8 लाख रुपए करीब इनको कॉर्पस बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्जिन मनी चाहिए उनके बाद, वो जो ब्रोकरेज है या कुछ और जो खर्चे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह के जो इस समय लोन्स के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, उतना कॉर्पस इनको
लगभग 5 साल का समय देना होगा घर खरीदने 4 से 5 साल में मुझे लगता है। अगर ये देखें तो ऑफ कोर्स 5 साल के बाद जो घर की कॉस्ट है वो भी थोड़ी बढ़ जाएगी, बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटी लगती है कि वो आप लोन लेने का सोचें। और लोन लेने का फायदा एक और है कि आप एक तो आप ऐसी एसेट बना रहे हैं जो अप्रिशिएट होती है, फैमिली को आप कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं उसके अंदर। तीनों के लिए आई थिंक तो मुझे लगता है उमेश आपके लिए सही रहेगा कि आप लोन लेने का सोचें 4 या 5 साल के बाद, क्योंकि 4-5 साल का समय है आपके पास। तो वो पैसा जो आप बैलेंस फंड जो है उनके अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए, ताकि एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको अच्छा सा रिटर्न मिल सके और अपना कॉर्पोरेट जो है वो यहाँ पे बना पाए। उमेश, यहाँ पे अगर आप मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, मुझे सुन सकते हैं, तो ये बताइए कि आप जो एसआईपी कर रहे हैं वो किस फंड में कर रहे हैं? यहाँ संपर्क फिर से टूट चुका है, लेकिन इन्होंने कहा है कि 2,500 रुपए की एसआईपी ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। फंड की जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इन्हें कोई बैलेंस फंड सजेस्ट कर रहे हैं, खासतौर से अपने बेटे की पढ़ाई के लिए भी, तो किस फंड में निवेश करें? देखिए, आई थिंक क्योंकि पहले घर की बात कर रहा हूं, क्योंकि 4 या 5 साल का समय, तो अगर बैलेंस फंड देखना चाहें तो टाटा बैलेंस फंड देख सकते हैं, एसबीआई का मैग्नम बैलेंस फंड या एचडीएफसी का बैलेंस फंड। ये 2-3 फंड हैं जो अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इनमें से कोई भी लीजिए। लेकिन जो बच्चे की एजुकेशन की बात है वहां पे इनके पास समय है करीब 15 साल का। बिल्कुल 15 से ज्यादा ही होगा। इनफैक्ट 5 महीने की बात करें तो मुझे लगता है 17-18 साल का समय है इनके पास। जिस तरह का एक कॉर्पस की बात करें, जैसे 50 लाख की उन्होंने बात की, तो मुझे लगता है अगर 5-6 हजार की भी अगर एसआईपी करें तो आराम से इनका जो कॉर्पस है वो पूरा हो सकेगा। यही एक फायदा है अपनी शुरुआत जल्दी करने के लिए। समय आपको मिलता है, कम अमाउंट से भी आप अच्छा खासा कॉर्पोरेट बना सकते हैं। वहां पे ये इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पे बैलेंस फंड में जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे इक्विटी फंड में अगर ये जाएं तो ये अपना कॉर्पस यहाँ पे बना पाएंगे। उमेश, शुभस्य शीघ्रम, जल्द से जल्द अपने निवेश की शुरुआत कीजिए। फंड के नाम आपको दे दिए गए हैं, घर का लक्ष्य थोड़ा सा आपको डिले करना होगा, और हो सके तो अपने बेटे के गोल के साथ साथ अपने रिटायरमेंट का गोल भी लाइनअप कीजिए, वो भी काफी आपको उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। फिलहाल ब्रेक पर जाने से पहले चलते हैं अपनी सहयोगी प्रज्ञा सिंह के पास, जो बता रही हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के टिप्स। मैं एक बार फिर लेकर हाजिर हो चुकी हूं आपके निवेश टिप्स। आज की पहली टिप, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव ज्यादातर 2 भावनाओं की वजह से देखने को मिलते हैं। पहला लालच और दूसरा डर। इन दोनों के ऊपर उठना जरूरी है, तभी आपको बेहतर रिटर्न मिल सकेंगे। आज की दूसरी टिप, निवेश करने का मकसद सिर्फ लक्ष्य को पाना ही नहीं है, क्योंकि महंगाई को मात देना भी जरूरी है। इसलिए निवेश उन इंस्ट्रूमेंट्स में करें जो महंगाई सहने की क्षमता को बढ़ाएं। आज की तीसरी टिप, कम उम्र में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको अपने निवेश को बढ़ाने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। ऐसे में आप एक बड़ी रकम भी जुटा पाते हैं। आज की आखिरी टिप, निवेश के 3 गोल्डन रूल हमेशा याद रखें। पहला, निवेश करना जल्द से जल्द शुरू करें। दूसरा, निवेश नियमित रूप से करते रहें। और तीसरा, निवेश लंबी अवधि के लिए करें। इन सभी रूल्स को फॉलो करके आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। वेलकम बैक। योर मनी में हम दे रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब, और अगले दर्शक हमारे साथ दिनेश हैं फोन लाइन पे। नमस्कार दिनेश, बताएं कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। पुणे से बोल रहे हैं, और आपको 10 साल में करोड़पति बनना है। दिनेश, मुझे बताइए इसके लिए आपने कहाँ कहाँ निवेश किया हुआ है? Yes, I think I have written a short SMS also or short email also. जी। Yes, indicating my investment plans what I have currently. जी। So I want to know from the experts whether the investments are in the good direction or they are in the good funds or. दिनेश, मैं विश्वास करती हूँ कि आप हिंदी में बात कर सकते हैं मुझसे। ये बताइए कि 3 करोड़ रुपए आपको 10 साल में किस चीज के लिए चाहिए? 3 साल में 10 करोड़? No. 10 साल में 3 करोड़? Yes. Goal for me and उसमें से मेरा बच्चों का हायर एजुकेशन। चलिए, तो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं। 6 फंड आपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं, 30,000 मंथली आप निवेश करते हैं। समय कम है, हेमंत, इनकी रणनीति क्या सही है और क्या निवेश की राशि सही है? रणनीति बिल्कुल सही है, क्योंकि 10 साल का समय है और लमसम नहीं है, लमसम बनाना चाहते हैं तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट एसआईपी के द्वारा इक्विटी फंड में बिल्कुल सही रणनीति है। अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं 10 साल के पीरियड में, तो 3 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए उनको करीब 1,30,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं टारगेट को थोड़ा सा रीवर्क करने की जरूरत है, और अगर यही अमाउंट से उनको अपना टारगेट पूरा करना है तो उनको 20 साल का समय देना पड़ेगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं या दोनों में से एक ऑप्शन है, बट आई थिंक सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने अपना प्रोसेस को शुरुआत की है, प्रोसेस को डिले नहीं किया। आई एम श्योर आगे जाके अगर इनकी इनकम कहीं पे बढ़ती है तो थोड़ा बढ़ा के उसके नजदीक तक
पहुंच सकते हैं। फंड सारे के सारे अच्छे हैं, फंड डेफिनेटली जो जितने भी फंड है उनमें कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी पर मैं आ रही थी। तो दिनेश, आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपने जितने भी फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं वो अच्छे हैं। अपने निवेश को आपको बढ़ाना होगा। आप 1,30,000 रुपए अगर हर महीना निवेश करते हैं तब जो आपको मिलेंगे 3 करोड़ रुपए 10 साल के बाद। अगर ये निवेश करने की क्षमता फिर आपकी नहीं है तो जितनी आपकी क्षमता है निवेश को बढ़ाइए और हो सके तो 10 साल की बजाय 20 साल के बाद बन जाइए करोड़पति। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंता शो पे आने के लिए। और योर मनी में इतना ही, लेकिन अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ और अपनी लोकेशन के साथ मेरे ट्विटर आईडी @kavitath या फिर हमारे ईमेल आईडी पर अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। नमस्कार।